हमारा नोज़ मतलब बॉडी का प्रोटेक्शन के लिए है। तो आप ये बोल सकते हैं नेज़ल कहीं न कहीं हमारा सेफ्टी डोर है। यस। अगर किसी पेरेंट को सलाइन स्प्रे की आइडिया क्लियर ना हो, तो हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशंस बच्चों की ड्राई नोज़ को नेचुरली सूद कैसे कर सकते हैं? कैसे उनको बताया जा सकता है? तो सबको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। हमको भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। हमारा टीवी में भी बहुत दिखाता है कि नेज़ल स्प्रे ये वाला ले लीजिए, हुँ। तो एकदम और इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा। नेज़ल हाइजीन मेंटेन करना ओवरऑल रेस्पिरेटरी कम्फर्ट को कैसे सपोर्ट करता है? स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों में। हैंड हाइजीन, नेज़ल हाइजीन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहुत बार लोग स्टेयरकेस यूज़ करना हुँ, पसंद हुँ। करते हैं, पर उन सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि जब वो अपने फ्लैट तक पहुँचते हैं, तो उनकी साँसें फूलने लगती हैं। तो क्या इसको भी आप रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के साथ में समझ सकते हैं हम? हेलो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम एक डिफरेंट येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं। इंडियन क्रॉस सेक्शनल स्टडी से ये पता चलता है कि 53% लोग जिन्हें नाजल सिम्टम्स रहते हैं, उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस डायग्नोस होता है। स्नीजिंग एंड कफ सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं किसी भी वेदर चेंज में, एंड दिस मेक्स टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी हेल्थ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। Today's podcast is sponsored by NasoClear by Zydus Healthcare Limited. Zydus Healthcare Limited इंडस्ट्री में बहुत ही डिपेंडेबल पार्टनर रहे हैं हु वर्क्स इन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी मेडिसिन्स एक्सेसिबल टू ऑल। यू कैन फाइंड देयर नाजो क्लियर ड्रॉप्स ऑन द सस्ता सुंदर ऐप। इसलिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कोहिना रॉय, हु इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पुल्मोनोलॉजिस्ट। इनके इतने सालों का एक्सपीरियंस इन ट्रीटिंग कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी कंडीशंस आज हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये अपोलो सुरक्षा क्लिनिक और एनआरएस मेडिकल कॉलेज के साथ भी एसोसिएटेड है। इस एपिसोड को एंड तक देखिए, क्योंकि इस चेंजिंग वेदर में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें ऐसे बेहतर कंटेंट लाते रहने का मोटिवेशन मिलता रहे। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेलकम डॉक्टर कोहिना रॉय। सस्ता सुंदर हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर हैप्पी दैट यू आर हियर। थैंक यू। इट्स अ गुड डिस्कशन, वी वांट टू हैव सम इनसाइट्स। आपसे कुछ इनसाइट्स लेना चाहेंगे। आज हम रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जब हम रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को सबसे पहले इसमें क्या समझना ज़रूरी है? हाँ, रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, लोग समझते हैं कि सांस का तकलीफ, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड क्रॉनिक कफ, बहुत दिन से खांसी हो रहा है पेशेंट को ऐसे, और या फिर कुछ एलर्जी का इशू भी होता होता है, तो हम रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं। लाइक पॉल्यूशन जैसे बढ़ रहा है, तो ये इश्यूज लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है कि सांस का तकलीफ हो रहा है, खांसी ज़्यादा हो रहा है, खांसी स्टार्ट हो रहा है तो कम ही नहीं हो रहा है, बार-बार खाँसी, सर्दी होता जा रहा है, एवरी सीज़न चेंज में खाँसी हो रहा है, ठीक है? और एलर्जी का इश्यू है, जैसे सुबह उठने के बाद बहुत सारे चीखें आ रही है हुँ। पेशेंट को, तो ये सभी रेस्पिरेटरी हेल्थ के अंडर में ही पड़ता है। जैसे आपने कहा कि साँस से रिलेटेड साँस फूलने की बात करते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सपोज़ करिए किसी का घर 3rd फ्लोर पे है हुँ, या 4th फ्लोर पे है, और बहुत बार लोग स्टेयरकेस यूज़ करना हुँ, पसंद हुँ, करते हैं। पर उन सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि जब वो अपने फ्लैट तक पहुँचते हैं, तो उनकी साँसें फूलने लगती है। हुँ। तो क्या इसको भी आप रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के साथ में समझ सकते हैं हम कि ये कोई डिज़ीज़ या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, कि ये नॉर्मल है? थर्ड, फोर्थ तक तो सबको ही सांस का तकलीफ स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा है कि नॉर्मल पीपल हमको देखना पड़ता है, नॉर्मल पीपल कितना दूर तक चल पाता है, कितना स्टेयर्स चल पाता है, और एक जो जिनका प्रॉब्लम हो रहा है वो कितना दूर चल पाता है। जैसे कि 1 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स जाने के बाद ही उनको सांस का तकलीफ स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा वो सांस का तकलीफ के लिए एक मेज़रमेंट है, स्केल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। वो उससे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि उनको मतलब कौन-सी ग्रेडिंग में है, या फिर उनका सच में प्रॉब्लम है, या फिर ये जैसे नॉर्मल पीपल का ही होता है ऐसा ही हो रहा है। ओके। अ, कौन से ऐसे कॉमन रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, जो अक्सर लोग फेस करते हैं, जैसे कि कंजेशंस हो गए, साइनस रिलेटेड हो गए, एलर्जीज़ हो गए?
या फिर और ऐसी कौन-सी नेज़ल प्रॉब्लम्स जैसे लोग उसको अलग तरीके से पहचान पाएँ, वो क्या है? आजकल मैक्सिमम लोग जो सिम्टम्स लेके आते हैं वो है नेजल कॉन्जेशन। बहुत ही कॉमन हो गया है कि विंटर में आता है, मतलब सीजन जब चेंज हो रहा है, गर्मी से विंटर आ रहा है या फिर गर्मी से मानसून सीजन में आ रहा है, तो उनको नेजल कॉन्जेशन हो रहा है। रात को सो रहा है तो सुबह उठ के देख नेजल कॉन्जेशन हो रहा है, या फिर एसी में जा रहा है हुँ, कोई पब्लिक, तो उसको नेजल कॉन्जेशन हो रहा है, या फिर बहुत चीखें आ रही है, ठीक है। या फिर ड्राई ड्राई नोज हो रहा है। ये सब तो मतलब प्रॉब्लम बहुत ही पहले ही स्टार्ट हो जाता है जिन लोगों को एलर्जी का इशू होता है। पहले एलर्जी के इशू में पहले स्किन में प्रॉब्लम होता है, किसी-किसी को डायरेक्ट नेज़ल प्रॉब्लम ही होता है। तो नेज़ल कॉन्जेशन ये इशू अभी पॉल्यूशन बढ़ने से बहुत ही बढ़ गया है। ऐसा पेशेंट बहुत ही आ रहा है कि मुझे सुबह उठते ही बहुत सारे चीखें आ रही है। एक साथ 10-12 चीखें मुझे आ जाती है, ठीक है। तो कम में मुझे रोज़ एलर्जी का दवाई लेना पड़ता है, तभी मैं ठीक रहती हूँ, नहीं तो मेरा नेज़ल कॉन्जेशन, रनिंग नोज़ या फिर नेज़ल स्टिफनेस ऐसा हो रहा है। तो आप ये बोलना चाहती हैं कि नेज़ल और स्किन ये भी बहुत बार रिलेटेड होते हैं? यस, नेज़ल कॉन्जेशन जैसे जैसे कि राइनाइटिस, मतलब जो चीखें हुँ, आना, जिनको नॉर्मली चीखें सबको आता है, किसी को ज़्यादा आता है, कंटीन्यूअस जो आने लगती कंटिन्यूअस है, आता, हाँ, रेगुलराइज़ आती है, फ्रीक्वेंटली रेगुलराइज आती आती है, है। फ्रीक्वेंट आती है, एवरी सीजन चेंज में आती है, या फिर रोज ही आती है। हुँ, जब भी डस्ट में जाता है पेशेंट, तब भी उसको चीखें आ जाती है, ठीक है। तो ये उसके साथ किसी किसी को ये रिलेटेड होता है कि वो स्किन को भी उसका मतलब एलर्जी का इशू है। तो पहले जब वो बचपन में उनको स्किन का भी इशू था, तो रिलेटेड है थोड़ा। इसमें स्किन के क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड? स्किन में अगर पेशेंट को पूछा जाए तो वो बोलेगी कि बचपन में मुझे कुछ खाने के बाद रैशेस आ जाते थे, हुँ, या फिर मॉस्क्वीटो बाइट के बाद पूरा रैशेस हो जाता हुँ, है, ऐसे ड्राइनेस, हुँ, इचीनेस, ऐसे एलर्जी इशू ही ज़्यादा रहता है। उन्हीं पेशेंट का ही बाद में देखा जाकर तो राइनाइटिस डेवलप करता ओके। है, तो ठीक ये है। आप बोल सकते हैं एक तरीका का साइन है, सिम्पटम्स है। सिम्टम्स है तो या इस टाइप की अगर सिम्पटम्स बच्चों में देखी जाती है या फिर बड़ों में देखी जाती है, तो कहीं न कहीं उन्हें डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। यस, ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना चाहिए उनको, मतलब ऐसे हिस्ट्री भी लेना चाहिए उनका, कि फैमिली हिस्ट्री भी होता है, क्योंकि जेनेटिक होता है, जो एलर्जी का डिजीज है वो जेनेटिक होता है, ठीक है। बच्चों में सीज़नल चेंजेज़ में छोटी-मोटी इलनेस के टाइम ड्राई या स्टफ़ी नोज़ क्यों होती है? ऐसे क्यों देखा जाता है कि उनकी नोज़ स्टफ़ी नोज़ हो जाती है? बच्चों में नहीं, बड़ों बड़ों में भी होता है, ठीक है। बच्चों में ज़्यादा बच्चों में देखा ज़्यादा जाता है। होता है क्योंकि वो लोग बाहर खेलते हैं, धूल-मिट्टी में खेलते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के मतलब संस्पर्श में आते हैं, तो उनको ज़्यादा हो जाता है। ऐसे उनका इम्यूनिटी भी थोड़ा कम रहता है। तो ऐसे मैंने बोला ना, जेनेटिक है। उनका अगर मैंने पूछा जाएगा, उनका म पेरेंट्स को भी ऐसा है, बचपन में होता था, पर अभी भी होता है। ज़्यादा ही उन लोगों को कैच कर जाता है इन्फेक्शन, और वो कैच करने से पहले ही नेज़ल कॉन्जेशन, इची मतलब नेज़ल ड्राइनेस, यही लेके बच्चे लोग प्रेज़ेंट करते हैं कि बार-बार नाक से सर्दी आ रहा है, ठीक है? बहुत बार ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, सीज़नल चेंज में या फिर उसको अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं कि अ, सर्दी-खाँसी यहाँ लग गई है, तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सँभाल के रखिए। इनको फिर रेगुलराइज़ आप देखोगे कि हर बार इनको सीज़नल में या कंटीन्यूअस आप इनको देखोगे कि सर्दी-खाँसी की प्रॉब्लम बनी रहती है और बहुत बार ये भी देखा कि एक एज होती है। जैसे मैं हुँ, अपने हुँ। बच्चों की बात करता हूँ, मेरे एक बच्चे हैं, ही इज़ जस्ट 8 इयर्स। तो शुरुआत में क्या होता था, वो कंटीन्यूअस हर 15-20 डेज़ में उसके साथ ये हुँ, प्रॉब्लम होती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि एक सर्टेन एज तक है, हुँ, पोस्ट ही 7 साल के बाद में जैसे 7 साल तक का हो जाएगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी ऐसी भी जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, वो कम होती जाएगी हुँ, और 7 इयर्स के बाद में आप देखोगे बहुत ही कम हो जाता है हुँ, और प्रैक्टिकली मैंने देखा भी, हुँ, वो जो हुँ, फ्रीक्वेंसी थी से 15 डेज़ से फिर वो 30 डेज़ हुआ, हुँ, फिर 3 महीना हो गया और टच वुड हुँ, अब देखा जा रहा है तो काफ़ी ही इज़ फिट फाइन। हुँ। तो इसका भी कोई रीज़निंग है? इसका रीज़न यही है कि मतलब बच्चों को में तो वो जो होता है कि इम्यूनिटी कम होता है, इसका तो इशू है। और ये जो आप बोल रहे इशू, ये एलर्जी का इशू ही ज़्यादा है, या फिर बच्चों में कोई एक होता है टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस जिन लोगों का होता है, ठीक है, उन लोगों को बार बार ऐसे सर्दी जुकाम होता रहता है। और फिर वो बच्चों में एक एडेनॉइड ग्लैंड बोल के ग्लैंड रहता है, जो नाक में रहता है। वो ओके। बच्चों में वो बड़ा हो जाता है किसी किसी का, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन के बाद, कुछ वायरल, कुछ इन्फेक्शन के बाद वो बड़ा हो जाता है। वो एडेनॉइड ग्लैंड जिसका बड़ा होता है, उसका बार बार ऐसा चांसेस रहता है। जब हम बड़े होते हैं तो वो ग्लैंड ऐसे ही हमारा शरीर से चला जाता है, जैसे ओके, तो ग्रेट। इसके बारे में तो हमें हाँ, जानकारी ही नहीं मतलब थी। ऐसे तो मतलब वो डेवलपमेंट के साथ साथ तो वो ऐसा रिकवर कर जाता है कभी। और जब जब बड़े होते जाते हैं तो इम्यूनिटी भी बढ़ता है, तो ऐसे अप टू 18 ईयर्स जिन लोगों का भी इतना प्रॉब्लम है, 18 ईयर्स के बाद प्रॉब्लम देखा जाए तो बहुत ही कम हो जाता है। अगर किसी पेरेंट को सलाइन स्प्रे की आइडिया क्लियर ना हो, तो हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशंस बच्चों की ड्राई नोज को नेचुरली सूद कैसे कर सकते हैं? कैसे उनको बताया जा सकता है? यस,
ओवर द काउंटर बहुत सारा नेजल स्प्रे मिलता है, और हमारे टीवी में भी बहुत दिखाता है कि नेजल स्प्रे ये वाला ले लीजिए तो हुँ, एकदम और इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा। तो वही नेजल स्प्रे सब लेते हैं, या इंस्टेंट रिलीफ हो भी जाता है, ठीक है। तो सबको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, हमको भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि उसको स्कूल रहता है। तो वो जो मैं बोल रही हूँ, वो वाला नेजल स्प्रे लेने से बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है, पर उसका कुछ साइड इफेक्ट्स है। तो उससे क्या होता है, रिवर्स कॉन्जेशन हो जाता है, मैंने कुछ टाइम के बाद फिर से कॉन्जेशन होता रहता है, और 5 दिन के ज़्यादा वो यूज़ करना ठीक भी नहीं है, कि रिवर्स कॉन्जेशन की वजह से। दूसरी तरफ है सैलाइन नेज़ल स्प्रे, हुँ, नॉर्मल सैलाइन नेज़ल स्प्रे। काम थोड़ा जल्दी नहीं करता है, पर वो क्या नॉर्मल सैलाइन है, आपको पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, सोडियम क्लोराइड जो रहता है, तो उससे क्या होता है, वो जो नाक में कॉन्जेशन होने से जो इडिमा होता है, जो फूल जाता है ना नाक का वो हुँ। जो ग्लैंड्स बोले तो, वो उससे वो पानी उधर उस तरफ खींच लेता है, तो वो कॉन्जेशन चला जाता है। तो थोड़ा टाइम लगता है, पर साइड इफेक्ट्स उसका नहीं है। वो लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज़ बेटर। दैट्स बेटर। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है कि आप इतने टाइम यूज़ कर सकते हो? 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ऐसे मेजरली अगर देखा जाए क्योंकि हुँ, लोग क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम हुआ तब यूज़ कर लेते हैं। हुँ। तो कोई फ्रीक्वेंसी फ़ॉलो करनी चाहिए? मोस्टली वी रिकमेंड 2 टाइम्स डेली, ओके। तो 12 घंटे के अंदर मतलब डिस्टेंस में यूज़ करना चाहिए, पर वो नॉर्मल सैलाइन जो है, तो उतना उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो टाइम भी लेता है वो काम करने में थोड़ा। तो मैं खुद एक नेज़ल स्प्रे यूज़ करता हूँ घर में। तो रात को जब घर जाता हूँ तो काफ़ी कंजेशन टाइप का फ़ील लगता है हुँ, 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 और सोने से पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ बहुत रिलैक्स फ़ील करता हूँ। हुँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आई थिंक नेज़ल स्प्रे मैंने 2 तरह का बोला है, इसके तरह भी इसके अलावा भी बहुत नेज़ल स्प्रे है, जैसे कि स्टेरॉइड का नेज़ल स्प्रे है, एलर्जी वाला नेज़ल स्प्रे है, ओके। ठीक है? तो जिन लोगों को एलर्जी का इश्यू है, तो उन लोगों को हम स्टेरॉइड प्लस एंटी एलर्जी मतलब एंटी हिस्टामिनिक मिला के जो नेज़ल स्प्रे होता है, वही हम सजेस्ट करते हैं। उससे ही उनका रिलीफ़ होता है। उनको ऐसे वो नॉर्मल से नेज़ल स्प्रे से उतना रिलीफ़ नहीं होता है, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे जिन लोगों को एलर्जी का इश्यू है, हम वही रिकमेंड करते हैं। लेकिन वही बात लास्ट में कि हाँ, जब भी आप कोई भी दवाई दें, नेज़ल स्प्रे हो, जब कोई भी दवाई हो, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि ओवर द काउंटर बहुत सारा दवाई मिलता है, और जो लोग बेचता है वो लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है, सब सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए वो लोग देते हैं। पर डॉक्टर के पास जाइए, आपको क्या लगेगा, कौन सा आपको आपके लिए है, ये जानने के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो यानी आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग ओवर द काउंटर जा कर के इस टाइप के नेज़ल स्प्रे यूज़ करते हैं या ले लेते हैं, तो उनको 100% कहीं न कहीं जाके डॉक्टर से कनेक्ट होना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि वो कितने पीरियड तक लेंगे, कौन-सा लेना चाहिए, ये सही से जानकारी मिल नहीं सकती है ओवर द काउंटर में। ऑब्वियसली कुछ-कुछ नेज़ल पे जैसे जैसे मैंने बोला है कि इंस्टेंट रिलीफ दे देता है। तो मतलब ओवर द काउंटर मिल जाता है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, ले लीजिए ठीक हो जाएगा। वो लोग भी देख रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा नेज़ल स्प्रे ठीक हो रहा है। तो रोज़ ही यूज़ कर रहे हैं। तो उसका साइड इफ़ेक्ट फिर से नेज़ल कॉन्जेशन हो रहा है। तो वो ऐसा ऐसा भी मैंने पेशेंट मिला है मैं मुझको, जो 3 इयर्स तक एक ही नेज़ल स्प्रे लेके ले रहा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसको नेज़ल ड्राइनेस हो गया है ड्राइनेस हो पूरा। तो वो तो क्या हो सकता है? अगर नेज़ल ड्राइनेस होता है तो इसका फर्दर इसमें क्या प्रॉब्लम्स बनती है? फर्दर प्रॉब्लम मतलब हमारा नोज मतलब बॉडी का प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब नोज में जो हेयर है, और बहुत सारे ग्लैंड्स है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, बाहर से जो पॉल्यूशन आ रहा है उसको वो होल्ड करने उसके के लिए, मतलब उसको प्रिवेंट करने के हाँ लिए। प्रिवेंट करने के लिए पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही ऐसा ही बना है। तो अगर हम उधर मतलब नेजल स्प्रे देकर एकदम ड्राई कर दे, तो जो ग्लैंड्स है ग्लैंड सूख जाता है, ठीक है। तो ओके, नेजल एरिया भी हमारा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, कुछ साइज का पार्टिकल जो मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए था, सब जा रहा है अंदर, ठीक ओके। है। तो उनका डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है, और लंग्स का हेल्थ को प्रॉब्लम तो आप ये होगा। बोल सकते हैं नेज़ल कहीं न कहीं हमारा सेफ्टी डोर है। यस, उसे सेफ रखना हमारा सेफ बहुत रहेगा, इम्पोर्टेंट है। हाँ। काफ़ी केयरगिवर्स सेफ्टी को लेकर के कंसर्न रहते हैं। तो सलाइन नज़ल स्प्रेज़ को किड्स के लिए जेंटल और सेफ क्यों माना जाता है? सैलाइन नेजल स्प्रे का साइड इफेक्ट बहुत कम है। नॉर्मल सैलाइन मतलब एकदम ही नॉर्मल सैलाइन ही है, NaCl जो बोलते हैं, हाइपरटोनिक सैलाइन। तो वो बॉडी में नॉर्मली मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, और उससे वो मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से वो नेजल कॉन्जेशन वाला जो है, जो फ्लूइड है, वो उस तरफ खींचता है, तो वो रिलीफ दे देता है, और उसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक्चुअल में साइड इफेक्ट नहीं है, कि बॉडी में सोडियम और क्लोराइड तो लगता ही है, ठीक है। तो इसलिए बाकी नेज़ल स्प्रे से बच्चों के लिए वो नॉर्मल साइन पर नेज़ल स्प्रे ठीक है। फिर भी आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपको और भी दूसरा नेज़ल स्प्रे भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सबको नॉर्मल साइन नेज़ल स्प्रे से ही रिलीफ मिल जाएगा।
तो इसलिए वो कंसल्ट तो करना पड़ेगा। नेज़ल स्प्रे को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है? या फिर उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? या कोई स्पेसिफिक तरीके से लेने से आपको और काम कर सकता है? या और क्या ऐसी क्योंकि कॉमन में क्या होता है हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं लोग हुँ, हुँ, और वो हो सकता है कि काम करने के बजाय आपका कोई इफ़ेक्ट ही ना करे, ये भी हुँ, हो सकती है। हुँ। तो इसमें आपका क्या सजेशन? बच्चों के लिए जैसे हम स्प्रे दे रहे तो उनको तो उतना पता नहीं चल रहा है कि नेज़ल स्प्रे लेने के बाद अगर वो गले में आए तो वो ठीक है कि स्प्रे अंदर गया। तो बच्चों में हम दे रहे स्प्रे ऐसे 2 टाइप का होता है, ड्रॉप वाला होता है, स्प्रे वाला होता है। हम दे रहे वो उनको उतना पता नहीं चल रहा, बहुत छोटा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि गया कि नहीं, मतलब पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यूजुअली ड्रॉप प्रेफ़र करती हूँ, ठीक है? तो ड्रॉप क्या आपको दिखाई भी दे रहा है कि ड्रॉप जा रहा है, ठीक हुँ। है? और स्प्रे कर दिया, वो ऐसे खींचना पड़ता है, वो लोग नहीं खींच रहा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ड्रॉप प्रेफ़रेबल है। तो खड़े होकर के भी दिया जा सकता है एक एज पे कि आप हमेशा प्रेफ़र करना चाहिए कि आप लेट करके तब लीजिए, लेट करके नहीं, ऐसे खड़े होके थोड़ा मतलब हेड को टिल्ट करके, तब लीजिए आप? हाँ, एक नाक को बंद करके पहले एक नाक में देना है, फिर दूसरी नाक को बंद करके दूसरे नाक में। दिन में 2 बार फ्रीक्वेंसी। एलर्जी या क्रॉनिक साइनस के केसेस में नेज़ल स्प्रे के अलावा और क्या मैनेजमेंट या प्रिवेंशन स्टेप्स हो सकते हैं? जैसे सलाइन रिंस या लाइफ़स्टाइल पॉल्यूशन कंट्रोल? पॉल्यूशन कंट्रोल मतलब एलर्जी तो पॉल्यूशन से ही मतलब ज़्यादा पीपल का देता है कि डस्ट एलर्जी ज़्यादा है, तो मास्क यूज़ करना बहुत ही मतलब बेहतरीन रहेगा कि आप मास्क यूज़ कीजिए। बच्चे को भी ऐसे, बच्चे के लिए प्रॉब्लम होता है, वो खेलने जाता है, उसको मास्क पहन के आप भेजेंगे वो खोल देगा, ठीक है? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक्चुअली एलर्जी का मेन ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उससे दूर रहिए, डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से दूर रहिए, ठीक है? और कुछ खाने से एलर्जी है तो खाने से दूर रहिए, और वो एलर्जी बढ़ने से ही वो राइनाइटिस, नेज़ल कॉन्जेशन ये सब होगा, ठीक है? तो उसके साथ आपको एंटी हिस्टामिनिक मतलब एलर्जी का दवाई भी लेना चाहिए। और कभी-कभी जब मतलब बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हम स्टेरॉइड प्रेफ़र करते हैं। पहले नेज़ल रूट में देते हैं, फिर उससे भी काम नहीं होता है तो हम ओरल रूट में मतलब दवाई देते हैं, तो स्टेरॉइड टैबलेट। के कोई साइड इफ़ेक्ट्स? लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का तो बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है, पर हम कोशिश करते हैं कि नेज़ल रूट में या फिर जैसे इन्हेलर रूट में स्टेरॉइड देने के लिए, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, वो डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है। पर हम जब टैबलेट यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, हमें लिवर, किडनी सब में जा रहा है, ओके। ब्लड में जा रहा है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो हम शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड ही ओरल अगर यूज़ करना है तो करते हैं, जैसे 5 या 7 दिन। अगर लॉन्ग टर्म किसी-किसी का भी इंडिकेशन रहता है कि लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, रिस्क बेनिफिट हमको एसेस करके तब देना पड़ता है। रिस्क तो है जैसे कि शुगर हो सकता है, बोन का हेल्थ मतलब बोन मिनरल मतलब जो है वो हुँ, हुँ। जा सकता है, मतलब बोन डैमेज, हेयर फॉल, ओबेसिटी, ये सब बहुत सारा रिस्क है। अ, क्या ये अपने पेट के साथ कितने रिलेटेड है? जैसे कि सपोज़ कीजिए कि किसी को गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, तो क्या वो भी ड्राई नाज़ल ब्लॉकेज में उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि गैस्ट्रिक के कारण या स्टमक के कारण आपका ड्राई नोज़ हो रहा है? गैस्ट्रो के कारण ड्राई नोज नहीं होता है, ऐसे कि गैस्ट्रो के कारण जिसका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर जिसका खाना ठीक से मतलब स्टोमक से नीचे नहीं जाता है, तो उनको क्या होता है, रिफ्लक्स होता है। मतलब मुंह से जैसे पानी आता है हुँ। किसी किसी का। उससे क्या होता है, क्रॉनिक अगर रिफ्लक्स हो रहा है तो वो गले में खड़ास हो जाता है, ठीक है? तो उससे खांसी होता है, जैसे कि ड्राई कफ होता है, बट नेजल कॉन्जेशन व नेजल ड्राइनेस ऐसा नहीं होता है। नाज़ल हाइजीन मेंटेन करना ओवरऑल रेस्पिरेटरी कम्फर्ट को कैसे सपोर्ट करता है? स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों में? बच्चों में ये नेज़ल इस मैंने जैसे बोला है कि नोज़ ही हमारा मतलब पाथवे है सब। जो पॉल्यूशन जा रहा है वो उधर ही फ़िल्टर होता है कि क्या कितना साइज़ का पार्टिकल वो भेजेगा नोज़ अंदर, हुँ। ठीक है? तो नेज़ल हाइजीन तो ऑब्वियसली मेंटेन करना है। बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलते हैं तो हाथ नहीं धोते हैं, ठीक है? ऐसे खेल रहा है स्कूल में, उस हाथ से खा रहा है, उस हाथ से नाक को टच कर रहा है। किसी का सामने कोई बच्चा उसका स्नीजिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है, तो उसके साथ हैंडशेक कर रहा है, उसके बाद वो हाथ वो नाक में दे रहा है। ऐसे तो डिजीज़ फैलता है। तो नेज़ल हाइजीन तो बहुत ही मेंटेन करना है। हैंड हाइजीन, नेज़ल हाइजीन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी तो देखिए पॉल्यूशन हर जगह है, हर स्टेट में हुँ, है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं अगर हम वहाँ पे तो एक्यूआई इंडेक्स जो होती है वो हुँ, काफ़ी हाई रहती है। हुँ, तो उस समय देखा गया है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ जाती है वहाँ पर, धुंध में हैं, चलना है। तो आपका उसमें क्या पॉइंट है? येस, इस नाउअडेज़ सबके पास ही गाड़ी है। एक से अलावा 2-3 गाड़ी है। फिर वो मतलब फैक्ट्री भी है बहुत सारा, तो एक्यूआई इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है। हमारे सिटी में तो बहुत ही बढ़ रहा है, अदर स्टेट्स में भी बहुत ही ज़्यादा है।
तो इससे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, जो जिन लोगों को पहले से अस्थमा है, एलर्जी है, उन लोगों को तो प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जिन लोगों को नहीं है, उन लोगों का भी सिम्टम आ रहा है कि मतलब विंटर सीजन में वो लोग खांस रहा है, क्रॉनिकली कफ हो रहा है, सांस का तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो करना है, अभी तो मतलब कपड़े का जो मास्क मिलता है, जो मतलब सर्जिकल मास्क, उससे भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका भी एक लिमिटेशन है, वो हुँ। पार्टिकल लिमिटेड अमाउंट का पार्टिकल ही वो ब्लॉक कर सकता है। तो सजेस्ट करेंगे कि अगर हो सके तो N95 यूज़ कीजिए, ज़्यादा अगर ज़्यादा पॉल्यूशन में आपको काम करना है, या फिर ऐसा सिटी में आप रह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप थोड़ा अच्छा मास्क यूज़ कीजिए, बाहर जाते वक्त मास्क यूज़ कीजिए, और घर में आप एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप थोड़ा मतलब प्रोटेक्शन में रह सकते हैं। क्या ऐसे सिचुएशन होते हैं जैसे ट्रैवल कर रहे हैं कोई या ड्राई वेदर है, एसी, हीटर में रहने से जहाँ सलाइन नेज़ल मॉइस्चराइज़र्स के यूज़ से बच्चों के लिए स्पेशली हेल्पफुल होता है क्या ये सब? हाँ, बच्चों के लिए भी, बड़े बड़े लोग के लिए भी, अब एसी में बहुत टाइम काम करते हैं तो थोड़ा तो ड्राइनेस स्किन में भी होता है, नाक में भी होता है। तो ऐसे किसी की ड्राइनेस से खांसी हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है। तो ऐसे आप अगर नॉर्मल सलाइन नेज़ल स्प्रे जो है, तो वो क्या मतलब नॉर्मल मतलब जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जैसे कि हम आई में भी ड्रॉप देते हैं, कभी हुँ, आई हुँ, जगह अगर मतलब ड्राई हो जाता है, जैसे ही मतलब अगर उसको मॉइस्ट रखेंगे तो क्या होता है, नाक का जो मतलब जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो वो ब्लॉक कर रहा है पॉल्यूशन हुँ। को, वो ठीक से काम करेगा। ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। और जिन लोगों का एलर्जी का इशू है, वो लोग वो इसलिए होता है कि कोल्ड में ज़्यादा रहने से उन लोग को खांसी, अस्थमा अटैक आ जाता है। तो ये थोड़ा काम कर लेगा। जस्ट एज़ अ थॉट मतलब एसी के अंदर में भी रहने से जो एसी की एनवायरनमेंट रहती है, जो वेदर रहती है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, उसका इम्पैक्ट मतलब वो पड़ता है। ड्राइनेस क्रिएट कर ये सकती है, बहुत ड्राइनेस ज़्यादा क्रिएट कर आप रहते हो सकता है। तो। कोल्ड में अस्थमा ट्रिगर होता है, ठीक है? जैसे कि आप कोल्ड कुछ वेदर में घूमने भी जाएँगे, तब भी उन पीपल को जैसे अस्थमा ट्रिगर होता है, ठीक है? तो कोल्ड एलर्जी रहता है बहुत लोगों को, जैसे डस्ट एलर्जी है, कोल्ड एलर्जी भी रहता है। तो व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ राइनाइटिस और द ड्राई नोज़ सिंड्रोम आपकी? rhinitis is there's different types of rhinitis, and allergic rhinitis due to allergy, rhinitis medicamentosa, and vasomotor rhinitis is the different type of rhinitis. Okay, and rhinitis and dry nose is different. दोनों rhinitis अलग-अलग है। मतलब sneezing ज़्यादा होना, कि ओके। कुछ एलर्जेंस के वजह से, कुछ मतलब ऐसे कि घर में मतलब खाना पका रहे हो, हुँ। ठीक है, तो उसका मतलब जो गैस आ रहा है उससे आपको चीखे बहुत आ जन रहा को है। इंसेंस स्टिक से भी आती है। हाँ, फिर घर में जो अगरबत्ती जल रहा है उससे हुँ। मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप डास्टिंग कर रहे हो घर हुँ, में, हुँ, तब हुँ, आपको एकदम प्रॉब्लम राइट। हो रहा है, सब सब एलर्जी का इशू है, ठीक है। तो ये है राइनाइटिस गया, जो स्नीजिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो एक्सपोजर रहने से बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है, बंद ही नहीं हो रहा है, और एक है ड्राइनेस। ड्राइनेस तो अलग चीज़ है, वो तो मतलब क्रॉनिकली किसी दवाई का साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। ड्राई सिचुएशन में, आप ड्राई वेदर में है, तब भी आपको ड्राइनेस हो सकता है। और किसी किसी का ऐसे ही मतलब ड्राइनेस, मतलब नेज़ल ड्राइनेस एक मतलब डिजीज़ होता है कि ड्राई हो जाता है। जो टार्बिनेट्स होता है नेज़ल नाक के अंदर, वो सूख जाता है। तो इसका क्या फूड हैबिट के साथ भी कोई कनेक्शन है? फूड कि आप हैबिट ऐसी फूड लोगे तो ये जल्दी ठीक हो सकती है? फूड हैबिट मतलब जो मतलब जैसे मैंने बोला कि एलर्जी अगर है आपको, एलर्जी खाने से अगर एलर्जी है, उसके बाद अगर आपको राइनाइटिस हो रहा है, तो वो आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। जैसे मेनली जिन चीज़ से एलर्जी रहता है, कि जैसे कि एग से, ब्रिंजल और प्रॉन, ये सब से ज़्यादातर लोगों को एलर्जी रहता है, स्पिनच, ठीक है, तो वो अवॉइड कीजिए। और अच्छा खाना आपको तो मतलब हेल्दी डाइट तो फॉलो करना ही है, जिससे आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, और एंटीऑक्सीडेंट वाला दवाई आप मतलब दवाई या फिर खाना ऐसा लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। पेरेंट्स को नेज़ल मॉइस्चराइज़र चूज़ करते समय क्या-क्या चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए? कंसीडर मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स को देखना चाहिए, किसका साइड इफ़ेक्ट कम है। इफ़ेक्ट भी देखना चाहिए कि इफ़ेक्ट भी होगा, ऐसा कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है पर इफ़ेक्ट भी नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मतलब ईज़िली यूज़ कर सकते हैं जैसे बच्चों हुँ। में, वो भी देखना चाहिए। टेस्ट का भी एक है, किसी-किसी का टेस्ट बहुत ख़राब होता है, कि गले में जाके एकदम पूरा मतलब मीठा-मीठा ऐसा टेस्ट हो रहा है। वॉमिटिंग आ जाता है, हुँ। ठीक है। लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का या लंग हेल्थ को प्रमोट करने के या बेटर करने के लिए कुछ आसान तरीके या डाइटरी नेसेसिटीज़ आप अगर हमारे व्यूअर्स को बताएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए जो बच्चों में जैसे जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, हम सजेस्ट करते हैं कि उनको
स्विमिंग क्लास में आप भर्ती कर दीजिए। स्विमिंग में क्या होता है, हमको सांस को रोक के मतलब ओके। स्विमिंग जो करना है, उससे लंग कैपेसिटी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा है प्राणायाम है, ठीक है। सुबह उठ के आप फ्रेश एयर में प्राणायाम कीजिए, ऐसे पॉल्यूशन वाले एयर हुँ, में करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक है कि जो योगा, ये सब करना है। और एक्सरसाइज तो बहुत ही मतलब इम्प्रूव करता है लंग। कुछ भी एक्सरसाइज जैसे कि मतलब कार्डियो बोलो या फिर ऐसे वॉकिंग, वॉकिंग बोल सकते हैं, रनिंग, रनिंग बोल हाँ ये सकते सब हैं। कर सकते हैं, ठीक है। और खाने में जैसे मैंने बोला है कि विटामिन डी एस्थमा पेशेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। उनका एक रिलेशन देखा गया है कि विटामिन डी अगर लेवल कम होता है तो उन पेशेंट का एस्थमा का अटैक ज़्यादा आता ज़्यादा है। आता तो है। विटामिन डी लेवल ठीक रखना है। अब आज आज देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को विटामिन डी लेवल का डिफिशियंसी रह रहा है, क्योंकि बाहर ही नहीं जाते, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हुँ, घर में रह रहा है, घर से क्लासेस कर रहा है, ठीक है। तो बाहर नहीं जाते तो लाइफ़स्टाइल विटामिन प्रॉब्लम्स हो गई लोगों लाइफस्टाइल की। प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे विटामिन डी भी कम हो रहा है, बोन हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर एस्थमा ये सब का अटैक भी बढ़ रहा है। तो विटामिन डी रिच फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर कोहिना, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इनसाइटफुल सेशन। आपने बहुत चीज़ों के बारे में बताया जो हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। एक हमारा लास्ट सवाल है आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा बताइए कि वो ऐसा क्या करे जिनसे वो अपने हेल्थ को, अपने लंग्स और नेज़ल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको और हेल्दियर बना सके और अच्छे से रह पाए? मुझे जो कुछ टॉपिक्स मैंने बोलना है, जैसे कि आज जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडोर एयर पॉल्यूशन भी एक कारण है लंग हेल्थ का प्रॉब्लम के लिए। तो आप पहले तो आप घर को साफ रखिए, ठीक है। सबसे पहला। घर सबसे पहले आप घर को साफ हाँ, रखिए। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, पहले घर साफ रखिए घर फिर साफ रखिए, अपने। हाँ। तो आप आपका बिस्तर का आपका जो मतलब चादर है उसको फ्रिक्वेंटली आप चेंज चेंज करिए। कीजिए। घर में अगर पेट्स है, ठीक है, जैसे डॉग हुँ, या फिर कैट से, और या फिर जो मतलब पंछी भी होते हैं, हुँ, बर्ड्स भी होते हैं, हुँ। तो उससे थोड़ा आपको दूर रहना है या फिर अवॉइड करने से अच्छा है जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा कि सबको मैं नहीं मैं बोल रही हूँ। और सुबह उठ के प्राणायाम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आपको हो सके। स्विमिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है लंग के हेल्थ के लिए, ठीक है। और रेगुलर चेकअप में रहिए आप, जैसे कि लंग का फंक्शन टेस्ट करते रहिए, मतलब जिनका लंग्स का प्रॉब्लम है, जो स्मोकिंग ये सब से दूर तो रहना ही है। तो नहीं मतलब ये तो अलग ही है, मतलब जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उन लोग को लग रहा है कि अभी तो ठीक है, पर बाद में प्रॉब्लम सबको ही होगा, ठीक है। कम या ज़्यादा किसी को लंग्स में सीओपीडी हो सकता है, किसी को हुँ, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग आज ही छोड़ दीजिए। स्मोकिंग मतलब सिर्फ सिगरेट या बीड़ी नहीं, उसमें आप जो टोबैको सारी टोबैको, चीज़ें आती है। टोबैको च्यूइंग, सारी चीज़ें आपको छोड़ना है। और हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना है, जैसे हेल्दी फूड्स, जंक फूड अवॉइड करना है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो थोड़ा मास्क पहनिए। जिन लोगों को एलर्जी का इशू है बाहर जाने में मास्क पहनिए। हेल्थ एंड नोज़ का हाइजीन आप मेंटेन कीजिए। कोई अगर सामने वाला अगर बहुत मतलब चीख रहा है या फिर मतलब ऐसे दूर मतलब रहिए हाँ, उससे उससे थोड़ा। दूर, उससे दूर रहना है। एसी में अगर प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एसी में आपको काम करना है तो आप थोड़ा कान गला ढक के रखिए। ये सब आप अगर फॉलो करेंगे, और घर में वो अगरबत्ती ये सब, हाँ बताया कि भगवान को देना है, ठीक है, तो जला के बाहर कर दीजिए, ठीक है, उसके सामने बैठे मत रहिए। और अभी तो जैसे कि पहले होता है कि हाँ, जो बायोमास फ्यूल बोलते हैं, जैसे कि खाना पकाने का जो तरीका अभी तो चेंज हो गया, अभी गैस में हुँ, पकाते हैं, तो वो थोड़ा कम हो गया है। पर हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जैसे कि ग्रैंड मदर जो है, वो लोग खाना पकाते थे जिस चीज़ में, हुँ। चूल्हा में, तो उससे प्रॉब्लम है। तो हो गया बहुत साल, पर अभी प्रॉब्लम अभी भी कुछ जगह पे दिखेगा। हाँ, दिखेगा कि प्रॉब्लम अभी एराइज कर रहा है, कि अभी सांस का तकलीफ हो रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। और डॉक्टर अगर आपको इनहेलर प्रिस्क्राइब कर रहा है, अगर नेजल स्प्रे प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो लीजिए। डॉक्टर को क्वेश्चन मत कीजिए, हाँ क्वेश्चन कीजिए, पर उनको ट्रस्ट कीजिए कि ये आपके हेल्थ के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो ओवर द काउंटर दवाई मत लीजिए, और हाँ, ज़्यादा मतलब स्टेरॉयड ये सब मत लीजिए, जो भी डॉक्टर बोलेगा वो फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कोहेना फॉर योर इनसाइटफुल सेशन। ये टॉपिक इतना कॉमनली डिस्कस नहीं होता है एंड आई एम श्योर ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा फॉर आवर व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक पर डिस्कस करें तो प्लीज़ राइट अस एट podcast@sastasundar.com. Do like, share and subscribe to the channel for more such health related contents. Download the Sasta Sundar app for 100% genuine medicines, 18% discount and free home delivery. Thank you for watching. See you. Tata. Bye bye.